हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। हम लोग बिल्ड डिटेल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और एक एक करके हम एक एक चैप्टर खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ब्रिक्स आपका खत्म हो गया है, रॉक्स एंड स्टोन खत्म हो गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार लेक्चर हुए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है और किसी वजह से स्किप हो गया है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो मेन चैप्टर है ब्रिक, वो उससे क्वेश्चन बहुत आपके बनते हैं एसएससी जेई या किसी भी स्टेट जेई एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में जो हमारा थर्ड चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका लाइन। ठीक है, आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को जल्दी से जल्दी चारों तरफ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या जहां पे भी आपके, ठीक है, आपको सुटेबल लगता हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द एक बार शेयर करके कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं लाइन। ठीक है, लाइन में आपका लगभग 1 या 2 नंबर हर साल इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि अब एसएससी जेई में क्या होता है कि कई शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं कि आपका किस शिफ्ट में पेपर होगा और उस शिफ्ट में किस मतलब कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कम होंगे या नहीं आएंगे या बहुत ज्यादा उसी किस चैप्टर से आ जाए। तो इसलिए हमें अब चीजों को अच्छे से हर चीज को देखना होगा और यहाँ पे मैं हर चीज आपको बिना कोई चीज स्किप किए हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस कंसंट्रेट होकर के अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है और बस थोड़ी देर के लिए हमारा रहता है। ठीक है, उसमें आपको फुली कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखना है, समझना है। ठीक है, दिमाग को कहीं इधर उधर नहीं जाने देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं लाइम। देखिए, लाइम जो होता है आपका वो किससे हमें मिलता है, सबसे मेन चीज ये है। ठीक है, लाइम हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि लाइम स्टोन से। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। अब देखो, स्टोन की बात आई, लास्ट चैप्टर हमने स्टोन ही पढ़ा था, तो अगर हमें बताना हो कि लाइम स्टोन कौन सा आपका स्टोन है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि लाइम स्टोन कौन सा रॉक होता है, सेडिमेंट्री। ठीक है, दूसरा ये स्ट्रेटिफाइड होता है या अनस्ट्रेटिफाइड, तो ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड। जितने भी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं सारे के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा ये कैलकेरियस रॉक्स भी कहलाता है। ठीक है, तो चलो एक बार वो भी आप जान गए फिर से। तो हमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, कैल्सिनेशन करवाना है। कैल्सिनेशन कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कैल्सिनेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, इसको गर्म कर रहे हैं तो इसमें से CO2 जो है निकल रही है। ठीक है, अगर चूने के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगर ये वाटर के संपर्क में आ गया, ठीक है, वाटर के संपर्क में आ गया तो क्या बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये एयर के संपर्क में आ गया तो क्या होता है, दोबारा से ये, ठीक है, दोबारा से ये चूना पत्थर बन जाता है। ठीक है, क्या होता है कि हमें चूने को कुछ मतलब विशेष परिस्थितियों में रखना होता है। जैसे आपने देखा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट से को गर्म किया और ये क्या आपको लाइम मिल गया यहाँ पे। अगर क्या है कि हल्की फुल्की नमी वाले स्थान पे आप चूने को रख दो, लाइम को रख दो, ठीक है, और तो क्या होगा कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और अगर ये एयर के संपर्क में बहुत ज्यादा आ जाए तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइम स्टोन। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना रहता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे आपका, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि आपको जो लाइम है वो मिल कहाँ से रहा है। ठीक है, अब लाइम वगैरह क्या होता है, ठीक है, लाइम वगैरह के यूजेस हम देखते हैं। ठीक है, जब तक हमें सीमेंट नहीं मिला था, ठीक है, जब तक हमने सीमेंट की खोज नहीं की थी या सीमेंट को बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जाना था, तो लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते थे। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे, कंक्रीटिंग वर्क में, और आप प्लास्टरिंग में, मेसनरी वर्क में, मेसनरी वर्क में, और इसका वाइट वॉशिंग में भी यूज करते थे। खाने में तो यूज होता ही होता है, आज भी आप देख ही रहे हो। ठीक है, और बहुत से इसके काम होते थे। ठीक है, और आपने एक चीज, थोड़ा बहुत आगे की चीज है लेकिन जैसे अभी जान लेते हैं कि जो सीमेंट होता है बाइंडिंग मटेरियल वो भी है, उसमें मेन जो आपका मटेरियल होता है, मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट में क्या होता है, लाइम ही होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट बाइंडिंग कैपेसिटी चूने में, लाइम में होती ही है। ठीक है, लाइम जो है आपका वो
इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। पुराने के जो जमाने के घर वगैरह बने होते हैं, ठीक है, उसमें हम लाइम को ही मोर्टार वगैरह यूज करते थे, ठीक है, लाइम कंक्रीट यूज करते थे, ठीक है। उसके साथ सैंड या फिर सुर्खी या पोजलाना वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है, इसके यूजेस में, ठीक है। यूजेस के और भी है, मतलब किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। बस क्या है कि जैसे आप सीमेंट को कम मिलाते हो और, ठीक है, सैंड ज्यादा कर देते हो, ठीक है, इसमें क्या है, सैंड भी एक फिक्स प्रोपोर्शन करना है, बहुत ज्यादा सैंड नहीं कर सकते तो बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना रहेगा। अब जैसे ये तो हो गए यूजेस, ठीक है, आगे बात करते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब कि ये हमें मिलता कहाँ पे चूना। सबसे एक मेन चीज तो मैंने बताया ना आपको कि अगर हम लाइम स्टोन को, ठीक है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्सिनेशन करवाए तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम मिल जाएगा। दूसरा, जो समुद्र वगैरह होता है, ओशन या सी होता है, ठीक है, उसके आसपास या उसमें से जो घोंघे वगैरह निकलते हैं या सीप वगैरह निकलता है, उसको जलाने से भी हमें लाइम मिलता है, ठीक है। और चीनी मिल में जो क्या होते हैं, गन्ने होते हैं, ठीक है, उनकी जो खोइयां होती है, ठीक है, जिसको हम गाद बोलते हैं, उससे भी हमें क्या मिलता है, लाइम मिलता है, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइम है कि हमें लाइम कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है। फिर आगे बात करें अगर, तो इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं ये आपका बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंग्रेडिएंट से भी आता है। तो ये तो हो गया आपका लाइम के बारे में कि कैसे मिलता है, यूजेस, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका, ठीक है, हम बात करेंगे किसका, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए इंग्रेडिएंट्स में जैसे मैं अभी तक आपको बिल्डिंग में ब्रिक्स में क्या बताया था आपको, ब्रिक्स में मैंने बताया था, एक कोड बता दिया था आपको जिससे आपके ब्रिक में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको याद होंगे, सलीम बताया था। उसी तरह से यहाँ पे भी एक कोड है, देखिए हम लिखते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम। तो इंग्रेडिएंट्स में देखिए एक कोड है यहाँ पे CMASSI, ठीक है, क्या कोड है, CMASSI, ठीक है। देखिए CMASSI का मतलब क्या है, C से आपका बन जाएगा, C से आपका बन जाएगा क्ले या एल्यूमिना, ठीक है, क्ले या एल्यूमिना, ठीक है। देखिए एल्यूमिना अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो क्ले है, ठीक है। M से आपका क्या बनेगा, M आपका बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। A से आपका क्या बनेगा, अल्कलीज, ठीक है, A से आपका बनेगा अल्कलीज, ठीक है। और S से आपका क्या बनेगा, सल्फर, ठीक है। और दूसरे S से क्या बनेगा, सॉल्युबल सिलिकेट। और I से आपका बनेगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। S से सल्फेट, ठीक है, सल्फर मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सल्फेट लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए सल्फर या सल्फेट, ठीक है। फिर देखिए अब C जो है ये क्ले या एल्यूमिना ये है, ये लगभग कितना रहेगा, ये लगभग रहेगा 8 से 35%, कितना, 8 से 35%। और मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा लगभग 35 से 46%, या हो सकता है कहीं कहीं पे लिखा रहे 35 से 60%, ठीक है। अल्कलीज, ठीक है, 2 से 4%, ठीक है। और सल्फेट वगैरह 5 से 6%, ठीक है। और ये सोल्यूबल सिलिकेट ये भी 5 से 6%, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड भी आपका 2 से 3%, ठीक है। तो ये सारी चीजें से मिल करके आपका लाइम बना होता है, ठीक है। देखिए सॉल्युबल सिलिकेट यानी कि जो भी सिलिकेट है वो सॉल्युबल है। आयरन ऑक्साइड आपको पता है, आपने ब्रेक में भी पढ़ रखा है, ठीक है। सल्फेट है, ठीक है, यानी कि सल्फर के साथ, ठीक है, ये सल्फेट बना रहा है किसी चीज का, ठीक है, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो उस सल्फर SO4 और Ca, ठीक है। उसी तरह आगे फिर एल्कलीज हैं, एल्कलीज जो भी हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसमें देखो मेन क्या है आपका, मेन है आपका क्ले और
मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो एक्चुअल में फॉर्म करते हैं किसको, लाइम को, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को कम ज्यादा करने पे भी लाइम के फॉर्म चेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो क्ले है, इसके क्ले को एज हम क्या लेते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी की तरह मानते हैं, ठीक है। तो कम यहाँ पे इतनी इम्प्योरिटी तो खैर हम नहीं देखते हैं, आगे हम जब प्योर लाइम वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें इम्प्योरिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। लेकिन अच्छा चूना जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है उसमें एल्यूमिना होना जरूरी है, जिससे बाइंडिंग कैपेसिटी आती है। ब्रिक चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि एल्यूमिना से बाइंडिंग कैपेसिटी आती है, ठीक है। तो यहां से आप ये दो चीज समझेंगे कि यही दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसके, लाइम के, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिना से मैंने बता दिया आपका क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिटी इंप्रूव करता है, यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी आती है एल्यूमिना से, ठीक है। एल्यूमिना से क्या होगा, बाइंडिंग कैपेसिटी आती है, बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी। या फिर लिख सकते हो आप लोग इट इम्प्रूव्स हाइड्रोलिसिटी, ठीक है, इट इम्प्रूव्स हाइड्रोलिसिटी। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है कि ये इसको स्लेक करने में, जब आप लाइमस्टोन को स्लेक करते हो, ठीक है, तो उसको सेट करने में, ठीक है, अलाउ करता है, यानी कि स्लेक होने में हेल्प करता है, ठीक है, स्लेकिंग होने में हेल्प करता है। और जैसे आगे दूसरे इस काम इसके क्या होते हैं कि जब आप, ठीक है, ये सेट हो रहा होता है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में यूज किए, लाइम सेट हो रहा है, तो जो उसकी सेटलिंग है, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्लो करता है, ठीक है, एकदम से सेट नहीं होने देता, वरना फिर वही प्रॉब्लम होगी जैसे हम जिप्सम क्यों मिलाते हैं सीमेंट, थोड़ा सा, जिससे सेटलिंग उसकी थोड़ा लेट हो जाए, रिटार्ड करने के लिए सेटलिंग टाइम को, ठीक है। फिर अल्कलीज वगैरह, ठीक है, सल्फेट, ये सब इंग्रेडिएंट्स है इसके, ठीक है, जो कि होना इसमें जरूरी है, ठीक है। और सल्फेट वगैरह भी क्या करता है, सेटलिंग को, सल्फेट सेटलिंग को एक्सेलरेट करता है थोड़ा बहुत, यानी कि ये दो चीजें मेंटेन करती हैं आपके सेटलिंग को, ठीक है। फिर अब जैसे देखें इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई, तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है आपने देखा, क्ले या एल्यूमिना 8 से 35%, यानी कि 8 to 35%, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट 35 to 46, एल्कलीज 2 to 4, सल्फेट सॉल्युबल सिलिकेट 5 to 6% और आयरन ऑक्साइड 2 to 3%। अब देखिए इसमें और चीज क्या है कि आगे जैसे इसमें क्या है कि लगभग, देखिए मैंने आपको बताया कि यही दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे जो हम जब टाइप पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं चीजों से अंतर डिफरेंस आएगा टाइप्स में भी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि क्ले में मतलब इम्प्योरिटीज कम होती है, ठीक है, तो उसी से प्योर लाइम या बाकी लाइम बनेंगे, प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, या एक जो दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है उसमें भी वही चीज रहेगी, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना उस टाइम पे। फिलहाल के लिए जो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लाइम, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन कह लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सबसे मेन जो लाइम होता है वो, उसको हम बोलते हैं क्या, प्योर लाइम, या दूसरा नाम इसका क्या है, रिच लाइम, तीसरा नाम इसका क्या है, फैट लाइम, चौथा नाम क्या है, वाइट लाइम, पांचवा नाम क्या है इसका, क्विक लाइम, ठीक है, इतने नाम है, ठीक है। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है प्योर, रिच, फैट, क्विक और वाइट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो 2 to 3% होती हैं। इम्प्योरिटीज कहने वाला एल्यूमिना या क्ले जो है, लगभग जो टोटल लाइम है उसमें 2 to 3% रहेगा, बाकी का लगभग 97% तक अप्रॉक्स क्या होता है आपका, लाइम होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा प्योर होता है, ठीक है, तो इसका कलर भी एकदम व्हाइट रहता है, इसलिए इसका नाम व्हाइट लाइम दिया है। फैट लाइम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर के जैसे ही ये संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो इसका जितना वॉल्यूम होता है उससे बढ़ करके ये 2 से 3 टाइम, 2 to 3 टाइम ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, फूल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं फैट लाइम, ठीक है। तो और इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं कि ये
एकदम, ठीक है, इसकी बाइंडिंग क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा आपका है पुअर और पुअर लीन या इम्प्योर लाइम, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है आपका कि जो इम्प्योरिटीज है वो आपका कितना होती है, 5 to 7% इम्प्योरिटीज और 93% तक अप्रॉक्स आपका लाइम रहेगा, 93 से 95% तक लाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बाकी के, ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक वगैरह में यूज हो जाता है, मेसोनरी वर्क में यूज होता है, ठीक है। जो बेस्ट लाइम होता है वो आपका होता है तीसरा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम में जो इम्प्योरिटीज होती है वो आपका क्या होती है, लगभग 10 से 30% तक इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, 10 से 30% इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो बाकी का जो भी बचा वो आपका क्या होगा, लाइम होगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज का मतलब एल्यूमिना क्या कर रहा है, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपने ब्रिक में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी ये क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अगर लाइम यूज करना हो तो सबसे बेस्ट होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। और हाइड्रोलिक लाइम जो है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज के हिसाब से इसको हम 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। जैसे पहला है आपका, आगे हम देखते हैं एक एक करके, जो फर्स्ट है आपका उसको हम बोलते हैं फीबली हाइड्रोलिक लाइम। सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। फोर्थ जो है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम लाइम, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो है आपका डोलोमाइट लाइम, ठीक है, डोलोमाइट लाइम, ठीक है। तो फीबली, मॉडरेटली, एमिनेंटली, मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम। अब इसमें क्या होता है, फीबली हाइड्रोलिक लाइम में जो इम्प्योरिटीज होती है वो 5 से 10% यानी कि 5 to 10% होती हैं। मॉडरेटली में ये 10 to 20% और एमिनेंटली में ये 20 to 30% होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम लाइम का यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब मैग्नीशियम जो ये कार्बोनेट है वो अगर आपका जितना परसेंटेज है उसका 1/10 हो जाएगा, ठीक है, टोटल मैग्नीशियम जितना होना चाहिए उसका 1/10 हो जाएगा, तो ये इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम लाइम। और अगर यही टोटल मैग्नीशियम 1/6 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डोलोमाइट लाइम, ठीक है। तो आपने देखे एक तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपका खत्म हुआ है, ठीक है। एक एक चीज हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब इसमें क्या है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था। प्योर रिच फैट वाइट पीक लाइम, ठीक है, ये नाम भी कभी कभी आ जाता है, जैसे पूछ लेते प्योर लाइम को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में रहेंगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। इम्प्योर लाइम का परसेंटेज पूछ सकता है कि कितने परसेंटेज तक इम्प्योरिटी रहती है। हाइड्रोलिक लाइम में पूछ सकता है कि जैसे मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में तो कितने इसमें इम्प्योरिटीज रहती है परसेंटेज में, मॉडरेटली, एमिनेंटली, ठीक है। या डोलोमाइट या मैग्नीशियम लाइम में इसको इसमें मैग्नीशियम कितना होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ये वाटर के अंदर भी सेट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कंक्रीटिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है, एक अनदर क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन जिसमें हम इसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इन सब में ऐसे ही बांट देंगे, ठीक है। देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है क्लासिफिकेशन ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड आपका गीला हो गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू BIS 712
1984, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7/12/1984। इसके पहले ये 19, ठीक है, 1973 में बना था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू BIS 7/12/1984। इसमें देखिए आपको 5 पार्ट में ये बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। ये 5 पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है। देखिए क्लास ए में जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमिनेंटली, क्या बोलेंगे, एमिनेंटली, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्या बोलेंगे, सेमी हाइड्रोलिक लाइम। फिर क्लास सी होता है आपका रिच, या जिसको हम बोलते हैं प्योर, ठीक है, फैट। एक बार फिर से लिख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वाइट और क्विक लाइम, ठीक है। और क्लास डी होता है आपका मैग्नीशियम लाइम, ठीक है। और लास्ट होता है आपका कंकड़ लाइम, कंकड़ लाइम, ठीक है। ये कंकड़ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के बारे में अभी मैंने आपको बताया। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, 20 to 30% इम्प्योरिटीज, यानी कि क्ले या एल्यूमिना इसमें होता है, ठीक है। इसको इम्प्योरिटीज बोलना सही नहीं रहेगा, इसमें बोलना ये सही रहेगा कि ये इसमें 20 to 30% एल्यूमिना होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है कि इसको कंक्रीटिंग वर्क में हम यूज करते हैं। कहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं, कंक्रीटिंग वर्क में, कंक्रीटिंग वर्क में, ठीक है। इसका इनिशियल सेटलिंग टाइम कितना होता है, 2 आवर्स, और फाइनल सेटलिंग टाइम कितना होता है, 48 आवर्स, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ये लगभग होती है आपकी 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस सब में क्या होता है, ये क्लास ए से लेके क्लास ई हमने बांटा है। इसमें क्लास ए जो होता है वो स्लेक्ड होता है हमेशा, यानी कि बुझा रहेगा, ठीक है, पानी से बुझा हुआ रहेगा, स्लेक्ड उसको बोलते हैं। अब बाकी के जो 4 हैं, ठीक है, इन चारों में क्या होगा कि ये मे भी, ठीक है, स्लेक्ड हो या अनस्लेक्ड, कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो स्लेक्ड हो या अनस्लेक्ड, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम आपको यूज होता है किसमें, मेसोनरी वर्क में, मेसोनरी वर्क में, ठीक है। और क्विक लाइम के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तो सेमी हाइड्रोलिक और रिच लाइम दोनों का क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 17.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। व्हाइट लाइम जो यूज होता है ये आपका प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग और किसमें, व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग ही है, एक तरह से लाइम से हमें पेंट करना है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम लाइम की बात करें तो मैग्नीशियम लाइम अभी मैंने आपको बताया था, इसमें मैग्नीशियम आपका 1/10 होता है, जितना होना चाहिए, ठीक है। और कंकड़ लाइम क्या करते हैं, कंकड़ को जला करके, कंकड़ को बर्न करके हम वहां से, ठीक है, जो लाइम निकालते हैं वो होता है आपका कंकड़ लाइम। और सबसे वर्स्ट क्वालिटी का लाइम कंकड़ लाइम ही होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम में, ठीक है, 2 तरह के क्लासिफिकेशन, एक नॉर्मल में जिसको में हम एक प्योर रिच फैट क्विक वाइट लाइम है, ठीक है, इम्प्योरिटीज 2 to 3% और लाइम 97%, ठीक है। फैट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर के संपर्क में आते ही अपने वॉल्यूम का 2 से 3 गुना, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका, 2 to 3 टाइम वॉल्यूम बढ़ जाता है। पुअर लीन या इम्प्योर लाइम की बात करें तो 5 to 7% इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, और 93% CaO होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक लाइम में फीबली हाइड्रोलिक लाइम 5 to 10%, एल्यूमिना मॉडरेटली 10 to 20%, एमिनेंटली 20 to 30%, और मैग्नीशियम लाइम 1/10 मैग्नीशियम, और डोलोमाइट में 1/6 ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू BIS 7/12/1984 में क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम किस पर्पज यूज होता है, कंक्रीटिंग वर्क में, ठीक है। और इनिशियल सेटलिंग टाइम 2 घंटा और
फाइनल सेटलिंग टाइम 48 घंटा, ठीक है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग होती है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम का, ठीक है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम 7 और व्हाइट लाइम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग बराबर होता है और इसे मेसोनरी वर्क में यूज करते हैं, और रिच लाइम को हम प्लास्टिक या व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। मैग्नीशियम लाइम अपने वही जो मैंने यहाँ पे बताया था, और कंकर लाइम, कंकर को कैल्साइन करके हम निकालते हैं यहाँ से लाइम। सबसे वर्स्ट क्वालिटी का लाइम यूज यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। अब ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। और ठीक है, देखिए क्या क्या टॉपिक और है अभी, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद फिर इसका स्लेकिंग, ठीक है, यानी कि लाइम का स्लेकिंग करना, ठीक है, स्लेकिंग ऑफ लाइम लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है, स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। ये 3 चीज अभी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फिर एक दो छोटे मोटे टॉपिक और भी हैं, ठीक है, उन चीजों को हमें देखना है, ठीक है। तो अभी जो आपने पढ़ा है इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये जो क्लासिफिकेशन है इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, परसेंटेज, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो अभी नोट्स बनाए हो इसको जैसे ही क्लास खत्म हो, मैं रोज बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा कि जो भी क्लास खत्म करो तुरंत उसका रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट, ठीक है, 5-10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो आपको एकदम माइंड में वो सेट हो जाएगा, कुछ भी चीज भूलेगा नहीं, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे ही, बाकी अगर आपने बुक रख रखी है तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, ठीक है, जो भी आपने ले रखी हो, ठीक है। जब तक हम लोग के अवेलेबल नहीं हो पा रही आपको, तब तक आप लोग अपने से कोई भी एक अच्छा देख करके ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।